हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और आज बिलियन चैप्टर का अगला पार्ट लेके आए हैं आपके बीच में, पराशर और पराशर दाब, है ना दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का भी टॉपिक है। आप देखिए, इसको बिल्कुल इस ईजी वे में डायग्राम द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल ट्रिक के साथ, और बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि दिमाग बिल्कुल आपके छप जाएगा। ये आइए देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पराशर की। तो दोस्तों जानते ही हो, एक तो क्रिया होती है विसरण की और एक होती है पराशर की। पराशर की क्रिया में आपका क्या होता है, दो प्रकार के आपके विलयन है। दो प्रकार के विलयन का मतलब हो गया कि दोनों की सांद्रताएं क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब वो विलयन क्या है, एक ही प्रकार के विलायक से बन सकता है या फिर उसमें विलायक भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे दो भिन्न प्रकार के विलयन ले लिए गए तो उसमें उनको क्या है, एक और पारगम्य झिल्ली से क्या है, अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो कम सांद्रता वाले विलयन से आपका जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ वो अपने आप स्वतः गमन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पराशरण। यानी कि अगर भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से सेपरेट किया जाए तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वतः गति करते हैं। इसी गति को हम लोग बोलते हैं पराशरण। और इस पराशरण की क्रिया को समझना हम लोग को है तो आपको थोड़ा सा कुछ और बातें जाननी पड़ेंगी कि ये स्वतः पराशरण होता क्यों है। क्योंकि जो पराशरण क्रिया है उसको हम लोग कराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग और पारगम्य झिल्ली से अलग करेंगे, अपने आप क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो उसका सबसे पहला रीजन बता दें आपको, तो एक तो ये है कि आपका जो तनु विलयन होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है और जो सांद्र विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। आप जानते हो दोस्तों, तनु विलयन है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, उसमें विलय कम है, तो उसको हम लोग अगर मतलब गर्म करें या फिर हीट दें, उसको एनर्जी दें, तो जल्दी से उसकी क्या वेपर बनेगी, उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। और आपका जो सांद्र विलयन है उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो एक तो ये रीजन हो गया कि वाष्प दाब का जो डिफरेंस होता है, उस वाष्प दाब डिफरेंस के कारण जो है आपका सोल्यूशन में आपका जो एक आर्द्रपारगम्य से जो अलग किया गया है उसमें से विलायक के अणु क्या है, एक सोल्यूशन से क्या है दूसरे में जाना शुरू कर देते हैं। दूसरा रीजन जो आपका जो ये माइग्रेशन हो रहा है आपके जो सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर रहे हैं। तो इसका एक और तरीका होता है जो एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस जानते हो दोस्तों, आपका जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं जो स्वतः एक रूप से क्या है दूसरे रूप में प्रस्तुत हो रही हो, अपने स्थान में किसी प्रकार की चेंजिंग ला रही हो, है ना, तो उसमें बिना एनर्जी डिफरेंस के ये होना पॉसिबल नहीं है। जब तक एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये घटनाएं होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक एनर्जी डिफरेंस होता है, और यह एनर्जी डिफरेंस किस प्रकार से होगा उसको लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या आपका जो केमिकल पोटेंशियल जो ये एनर्जी का डिफरेंस है वो केमिकल पोटेंशियल है। दोनों आपके जो सोल्यूशन है जिनकी सांद्रताएं अलग अलग हैं, उन सॉल्यूशनों की जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो केमिकल जो एनर्जी है वो क्या है, भिन्न प्रकार की है। केमिकल वोल्टेज क्या उनका अलग अलग है, केमिकल स्टेट क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो ये केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ही आपके एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, माइग्रेट करते हैं। तो दो चीज़ देखा आपने कि जो आपका ये पराशरण है, जो पराशरण की क्रिया है, सपोज दैट ए से बी हो रही है, ए से बी यहाँ पे क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो यहाँ से जो विलायक के कण है, जो विलायक है, विलायक के कण क्या है, इंटर कर रहे हैं किसके, बी में। यहाँ पे विलायक जा रहा है ए से बी में, यानी कि ये आपका क्या है, तनु है, और ये क्या है, सांद्र है। तो ये जो माइग्रेशन होता है इसके लिए हम लोग किसी प्रकार का फोर्स नहीं अप्लाई किए, स्वतः हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका केमिकल पोटेंशियल है, रासायनिक विभव जिसे बोलते हो तुम लोग आप लोग, तो केमिकल पोटेंशियल की वजह से ही यह मॉलिक्यूल ए से बी की ओर क्या किया है, माइग्रेट किया है। तो इस माइग्रेशन में दो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। एक तो आपका जो वाष्प दाब में का डिफरेंस है वो, एक आपका केमिकल पोटेंशियल को थोड़ा सा अलग रूप में बताएं तो जैसे आपका गिब्स एनर्जी होती है ना दोस्तों, गिब्स एनर्जी के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। जैसे अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, एक पदार्थ किसी दूसरे रूप में जा रहा है, कोई एक सिस्टम है, एक निकाय है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो साम्यावस्था पर
साम्यावस्था पर जो आपका न्यूनतम विभव होता है, ऊष्मागतिक विभव बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका जो मिनिमम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पे समझिएगा, अगर कोई आपका ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम आपका है और इस सिस्टम के चारों तरफ ये क्या है, सराउंडिंग है, सिस्टम के चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, तो इस सराउंडिंग का जो दाब होगा, बल होगा, किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, उसके अपोजिट ये क्या है, आपका जो सिस्टम है अपने सराउंडिंग के जो अपोजिट क्या है, कुछ न कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क करने के बाद वह एक स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा यानी कि इसका आकार बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या फिर डिस्प्लेस्ड हो जाए अपनी जगह से, कुछ न कुछ क्या उसमें चेंजिंग आ जाए। तो हर वस्तु, आप जानते हो दोस्तों, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों में बोलता है कि एवरीथिंग जो होती है वो बिल्कुल अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करती है। हर चीज़ चाहती है कि हम मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहें और हमारी जो ऊर्जा है वो कम से कम रहे। तो उस ऊर्जा को कम करने के लिए ही वह क्या करती है, अपना माइग्रेशन करती है, किसी प्रकार से अपने सिस्टम में चेंजिंग लाएगी या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है आपका जो केमिकल पोटेंशियल है, तो आपकी जो मोलर एनर्जी होती है किसी कंपाउंड की जो मोलर एनर्जी है, ठीक है, मोलर एनर्जी पर मोल कर सकते हो उसको, एनर्जी पर मोल, है ना, एनर्जी पर मोल ऑफ ए कंपाउंड, एनर्जी पर मोल जो होती है उसी को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिकल पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फिर से एक बात सुनिएगा मेरे ध्यान से, जो आपका ये स्वतः सेल्फ माइग्रेशन हो रहा है, आपके जो कण एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, वो किसके वजह से जा रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल की वजह से जा रहे हैं। केमिकल पोटेंशियल क्या है, एनर्जी पर मोल, है ना, एनर्जी पर मोल, एक मोल की एनर्जी जो है उस कंपाउंड की, उसी को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, या फिर उसी का दूसरा रूप क्या है आपका, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी भी क्या है, वही बताया मैंने आपको, सिंपल सा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होगा तो वह अपने इन्वायरमेंट के खिलाफ क्या करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा या फिर से वर्क गेन होगा, जिससे वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। वही जो उसकी मिनिमम एनर्जी स्टेट है उसमें क्या हुआ, स्टेबल होगा, और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वह स्वतः ही कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएगा अपने अंदर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि आपका अगर दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को एक मेम्ब्रेन द्वारा क्या है, सेपरेट कर दिया जाए, तो विलायक के जो कण हैं एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है, उनके जाने की जो दिशा होती है आपका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तनु से शांत की ओर, है ना, डाइल्यूट से कंसंट्रेट सोल्यूशन की ओर वो गति करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दो सोल्यूशन लिया गया, सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। यहाँ पे करा कि दोनों सोल्यूशन ए की जो सांद्रता है सोल्यूशन बी की सांद्रता के बराबर है। अगर दोनों सोल्यूशन की सांद्रता बराबर है तो वहाँ पे कोई नेट परास्पर नहीं मिलेगा। नेट परास्पर का मतलब ये हो गया कि अर्धपारगम झिल्ली में से जो विलायक के कण हैं इधर भी जाएंगे उधर भी आएंगे, ठीक है। तो किसी भी सोल्यूशन में जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, किसी भी सोल्यूशन में आपका जो है सोल्यूशन की हाइट चेंज नहीं होगी, उसमें आपका विलायक की मात्रा चेंज नहीं होगी। इस वजह से वहाँ पे हमें कोई परास्पर देखने को नहीं मिलेगा। कब दोस्तों, जब दोनों सोल्यूशन का सांद्रता क्या हो, समान हो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, इसमें क्या है, आपकी ए की सांद्रता कम है, बी की सांद्रता क्या है, अधिक है। दो सोल्यूशन लिए गए हैं, सोल्यूशन ए की क्या है, तनु है, सोल्यूशन बी क्या है, सांद्र है। अगर ये सांद्र है, ये क्या है, तनु है, तो इसमें देखिए माइग्रेशन तो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपके बी वाले कण भी क्या है, ए वाले में आ रहे हैं, और ए वाले कण भी क्या है, बी में जा रहे हैं। लेकिन आपका ए के तनु होने के कारण उसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब बी सांद्र होने के कारण उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से जो है आपका सेल्फ माइग्रेशन होता है, स्वतः गति होनी शुरू हो जाती है। और उसमें आपके ए वाले विलायक, है ना, ए का जो विलायक है, ए के जो विलायक के कण है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को जो विलायकों की जो गति है वो क्या दिखाई देती है, विलायक अणुओं की जो गति है वो ए से बी की ओर दिखाई देती है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, परासरण की क्रिया होती है, परासरण क्रिया होती है जब दोनों के बीच में क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसी डिफरेंस को यहाँ दिखाया गया है। अब जो है यहाँ पे ए का जो है वाष्प दाब क्या था, अधिक था, ठीक है, अधिक था, दाब लगा, इसमें से मॉलिक्यूल निकल के क्या है आपके बी वाले में, ए वाले में से क्या है बी वाले में जाना शुरू किए। अब देखिए दोस्तों, बी की जो हाइट है, बी सोल्यूशन की जो हाइट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बी सोल्यूशन की जो हाइट है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किस वजह से, परासरण क्रिया के वजह से। अब यहाँ पे देखो P1 का प्रेशर क्या, P1 क्या है अधिक है, P2 क्या है कम है। तो यहाँ पे जो आपका द्रव स्थैतिक दाब होगा वह द्रव स्थैतिक दाब इन दोनों दाबों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। और इसी द्रव स्थैतिक दाब को ही हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलेंगे इसको, परासरण दाब बोलेंगे दोस्तों। परासरण दाब क्या है, द्रव स्थैतिक दाब समझते हैं दोस्तों। जो द्रव की जो हाइट है उस हाइट की वजह से दाब डालता है उसे क्या बोलेंगे लोग, द्रव स्थैतिक दाब। तो द्रव स्थैतिक दाब परासरण की क्रिया में क्या होता है, परासरण दाब के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे परासरण दाब क्या होता है। उससे पहले एक पॉइंट और हम बनाए हैं पे, देखिए इसको ध्यान से। अभी क्या आपका यहाँ पे P1 क्या था, अधिक था, है ना, P1 इज ग्रेटर देन P2 था। P1 का प्रेशर अधिक था, P2 का प्रेशर क्या था, कम था। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें बाह्य दाब लगा दिया, बाहर से कुछ दाब डाला इसके ऊपर। तो अब इस टाइम क्या हो गया आपका, जब से बाहर से दाब डालेंगे हम लोग, P2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। P2 का मान P1 से अधिक हो जाएगा। जब P2 का मान P1 से अधिक होगा तो अर्धपारक झिल्ली से परासरण की क्रिया क्या है, विपरीत दिशा में होने लगेगी। आपका जो बी विलायक है जिसका कंसंट्रेशन अधिक था, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बी का कंसंट्रेशन अधिक था, उसकी सांद्रता अधिक थी, लेकिन उसके विलायक क्या है, कम सांद्रता की तरफ जाना शुरू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिपरासरण, है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिपरासरण, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, उल्टा परासरण होना शुरू हो जाएगा, सांद्र से तनु की ओर, सांद्र से तनु की ओर, ठीक है। लास्ट कंडीशन देख लीजिए, फिर और कुछ बताते हैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। जैसे लास्ट कंडीशन क्या है, आपने बाह्य दाब ऐसा लगाया, जैसे आपका यहाँ पे क्या था, ये विलायक आपका ए है, ठीक है, ये क्या है बी है, इसका P1 इसका क्या है P2 है, इसका प्रेशर क्या है अधिक है, इसका प्रेशर क्या है कम है। तो हम लोग क्या किए, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो आपका मॉलिक्यूल्स जाना शुरू किए ए से बी की ओर। लेकिन हम लोग बाहर से कुछ ऐसा इतना दाब डालें, बाहर से कुछ इतना दाब डालें कि जितना दाब ये, जितने प्रेशर से क्या ये ए से बी में आपके विलायक कण जा रहे हैं। तो जैसे हम बाहर से दाब डालेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इनका परासरण क्या है, रुकता जाएगा धीमे धीमे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ए से बी में जाने वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्टॉप कर जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि परासरण की क्रिया क्या हो गई, रुक गई। तो परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो हम लोग बाह्य दाब डाले हैं उसी को बोलते हैं परासरण दाब, यानी कि वह दाब जिसको लगाने पर आपका परासरण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग परासरण दाब, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अगर दोनों की सांद्रताएं बराबर हो, दोनों सांद्रताएं क्या हो, बराबर हो, अर्धपारगम झिल्ली से उनको अलग किया गया हो, उनमें कोई परासरण की क्रिया आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आपका जो सेकेंड प्रोसेस हुआ हम लोग का, उसमें आपका दोनों सोल्यूशंस की सांद्रताएं क्या थी, अलग अलग थी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना शुरू किए। उसका रीजन बताया आपने कि वाष्प दाब में जो अंतर है, कम सांद्र है, यानी तनुज विलयन का वाष्प दाब अधिक है, जो आपका सांद्र विलयन है उसका वाष्प दाब कम है। या फिर आपने उसी को केमिकल पोटेंशियल के तरीके से समझा और गिब्स एनर्जी के तरीके से समझा। यहाँ पे जो है, यहाँ जो परासरण की क्रिया हो रही है, इस यहीं की क्रिया को यहाँ पर रिजल्टेंट के रूप में दिखाया गया है। नेट परासरण दिखाया गया है कि तनु से सांद्र की ओर गति किए हैं और सांद्र वाले का तल क्या हो गया है, बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। अभी इसी क्रिया को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया कि अब इधर से बढ़ रहा था, है ना, आपका परासरण क्रिया P1 ए से बी की तरफ हो रही थी। हमने क्या किया कि बी पे दाब डालना शुरू कर दिया, यहाँ पे बाह्य दाब लगाना शुरू कर दिया। अब बाह्य दाब लगाते गए, तो जैसे लगाते जाएंगे तो इसका अब मॉलिक्यूल इसमें से क्या है, इसमें आना शुरू करेंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ का बैलेंस हो जाएगा। न आपके ए के मॉलिक्यूल, ए के विलायक बी में जाएंगे, न बी के विलायक ए में आएंगे। उस स्थिति में आपका जो बाह्य दाब होगा परासरण दाब के बराबर हो जाएगा और उसी दाब को बोलेंगे परासरण दाब, ठीक है दोस्तों।
दाब को और अधिक बढ़ा दिया जाए, दाब को जब और अधिक बढ़ाएंगे तो अब क्या है, बी वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, ए में आना शुरू करेंगे। देखिए दाब को और बढ़ाया गया तो आपके यहाँ पे क्या है, बी वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, ए में आना शुरू किए। बी के आपके जो विलायक हैं वो ए में आना शुरू किए और ए का तल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको आपने बोला क्या चीज़, आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, प्रति परासरण है, उसको बोला हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका, जैसे आप किशमिश को अगर पानी में डाल के छोड़ दोगे तो किशमिश को अगर पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया जाए तो किशमिश का जो ऊपरी लेयर है वह अर्धपारगम झिल्ली की तरह से कार्य करता है। किशमिश के अंदर क्या है, आपका चीनी सुक्रोज है उसके अंदर, ठीक है, जो कि गाढ़ा होता है, उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। जब उसको हम पानी में घोल दे, पानी में रख दिए उसको, तो पानी क्या है, तनु है, पानी क्या है, तनु है। तो आपके जल के कण क्या है, इसके अंदर प्रवेश करना शुरू करते हैं और किशमिश क्या है आपका, कुछ समय के बाद हमको फूला हुआ दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, और ये जैसे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे आरओ, आप जैसे बहुत से आरओ जो वाटर फिल्टर होते हैं उनने लिखा, अपने पढ़ते हैं कि ये आरओ लगाया मैंने पानी फिल्टर करने के लिए, पानी की शुद्धि दूर करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। तो आरओ आखिर क्या है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिप्रासरण। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो जल के अंदर क्या है, जो अशुद्धियां हैं, जल के अंदर अशुद्धियां हैं, उसको हम लोग दूर करते हैं दोस्तों। देखिए सिंपल तरीके से समझिएगा, यहाँ पे देखिए आप अभी समझ जाएंगे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इस बात को। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जो प्रतिप्रासरण क्या है। देखो दोस्तों, ये आपने मैंने बना दिया यहाँ पे, देखिए 2 हो गए, यहाँ पे अर्ध झिल्ली हो गई, ये आपकी अर्ध सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये हो गया। ठीक है, आपने एक तरफ क्या ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने एक तरफ ले लिया जल, शुद्ध जल, ये शुद्ध जल हो गया, ये हो गया शुद्ध जल हो गया। इधर मैंने ले लिया क्या चीज़, ये आपका समुद्र का जल है, समुद्र का जल जिसे बोलते हो खारा जल, खारा पानी बोलते हैं आप लोग। खारा पानी पीने योग्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या हम लोग पी सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये पानी जो हम लोग लिए हैं पीने के लिए, अगर हमारा पानी कम पड़ रहा है पीने के लिए, हमको और अधिक पानी चाहिए, ठीक है, तो अगर हम दोनों को एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग करेंगे तो अलग करते ही आपका सेल्फ माइग्रेशन होगा और जो शुद्ध जल का जो शुद्ध जल है वो क्या होगा, खारे पानी में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि शुद्ध जल की तनुता क्या है, कम है, और खारे पानी का जो तनुता है वो अधिक है। खारा पानी क्या है, सांद्र है, और शुद्ध जल क्या है, तनु है। तो इसकी वजह से शुद्ध जल क्या है, आप खारे पानी में जाना शुरू कर देगा और जो आपकी प्यास जो लगी थी आप प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि पूरा शुद्ध पानी क्या होगा, खारे पानी में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको तो पानी की और ज़रूरत थी कि और अधिक पानी हमको मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम ऐसा करें कि अगर इसमें से जो जल के अणु हैं, जो शुद्ध जल के अणु हैं, वो इसमें आना शुरू कर दें तो इसका तल क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर दाब डालना पड़ेगा। अगर बाह्य दाब डाल दें, बाह्य दाब डालने का मतलब क्या है कि अगर ये आपने जैसे दोनों को अलग किया तो आपके इसके कण जो है, आपके शुद्ध जल के कण क्या है, इधर जाना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि ये जाते समय क्या है, 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस मेम्ब्रेन पे, 20 न्यूटन के बल से क्या इसमें प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम इधर से क्या करें, ये आपका 20 न्यूटन का बल लगा देंगे तो ये पहले तो ये जाना रुक जाएगा, जो परासरण की क्रिया हो क्या होगी, रुक जाएगी। इधर से 20 न्यूटन के बल से जा रहे हैं आपके विलायक के कण, शुद्ध जल के कण, ठीक है। अगर हम उधर से 20 न्यूटन का बल लगा दें इसके ऊपर तो इधर से जाना क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों फोर्स, परासरण क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ और बल ऐड कर दें, 5 न्यूटन का बल इसमें और ऐड किया, यानी कि अब 25 न्यूटन का बल लगा देंगे तो इधर का दाब क्या हो गया, अधिक हो गया खारे पानी से। तो ये आपके जो विलायक के कण हैं, जो विलायक होगा खारे पानी वाला, यानी कि जो शुद्ध जल होगा वह क्या है, इधर आना शुरू कर देगा और इस जल का मात्रा क्या है, बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से हमें शुद्ध जल मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुद्ध जल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से ही हम लोग प्राप्त करते हैं क्या चीज़, शुद्ध जल को। तो
तो इस प्रकार से आप समझ गए, समुद्री जल को भी हम लोग ऐसे, अगर समुद्री जल है उसको सीधे हम लोग उसको नहीं पी सकते हैं, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा समुद्र के जल को भी आप पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं। और वही घटना होती है, आप जब घर में आरओ मशीन लगाते हो पानी को फिल्टर करने के लिए, फिल्टर मशीन लगाते हो, तो उसमें क्या करता है वो, आपके जो अशुद्ध जल होता है जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, काफ़ी अशुद्धियाँ घुली होती हैं, वो क्या करता है कि उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से उसमें से शुद्ध जल क्या है आपका निकलता है, अशुद्धियाँ क्या है वहीं पे रह जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका तल क्या है घटता चला जाएगा, इसका तल क्या है बढ़ता चला जाएगा। ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बाह्य दाब लगाया आपने, अब इसका तल क्या है घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होंगी, अशुद्धियाँ होंगी। क्या बचेगा, अशुद्धियाँ। ठीक है, और जल क्या है, ये क्या मिलेगा हम लोग को, शुद्ध जल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है। अभी बार बार इसमें आ रहा है अर्धपारगम झिल्ली, इसके बारे में भी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अर्धपारगम झिल्ली जानना है तो बस इतना जानिए। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, एक सूक्ष्म छिद्र वाली झिल्ली है जिसमें से केवल विलायक के कण ही पार कर सकते हैं, विलेय के कण पार नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली जैसे हम लोग की स्किन है दोस्तों, हम लोग की स्किन में से जैसे आपका जो पानी है बाहर आ सकता है, पसीने के रूप में पानी निकलता है ना, पसीने के रूप में पानी तो बाहर आ सकता है, लेकिन हम सोचेंगे पानी को स्किन से अंदर भेज दें तो हम लोग स्किन से पानी को अंदर नहीं भेज सकते हैं। न तो हमें ड्रिंक करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, आप अपना जो है बॉडी के स्किन से कहीं से भी पानी गिराते और पानी क्या होता है अंदर अवशोषित होता और आप बॉडी क्या है, बॉडी में पानी पहुँच जाता। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो स्किन है, आपका जो अंगूर का जो ऊपर का लेयर होता है, चना है, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, इनकी जो लेयर्स हैं वो सभी क्या है आपका बिल्कुल वही अर्धपारगम झिल्ली, वो केवल विलायक के कणों को अपने से पार जाने देती हैं, विलेय के कणों के पार अपने से जाने नहीं देती दोस्तों, उसी को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, फिलहाल उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे स्पेशल टॉपिक में। आज के टॉपिक में केवल हम प्रसरण दाब और जो प्रसरण की क्रिया है उसके बारे में लोग डिटेल से देख रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकल के आया दोस्तों, रिजल्ट देखिए यहाँ पे, अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो कोई प्रसरण क्रिया नहीं होगी। अगर दोनों की सांद्रताओं में अंतर है तो इसका वाष्प दाब अधिक होने के कारण प्रसरण होगा और विलायक अणु गति क्या होगी, ए से बी की ओर होगी, और जिससे बी का तल क्या होगा ऊपर उठ जाएगा और ए का तल क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो जितना बी का तल उठा हुआ है उसको बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब, और वह द्रव स्थैतिक दाब क्या होगा, प्रसरण दाब के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं प्रसरण दाब। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रति प्रसरण क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा विलायक जो है ए से बी में न जाए, बी वाला विलायक क्या है ए में आए, तो हम लोग को बाहर से दाब डालना पड़ेगा, बाहर से दाब डालना पड़ेगा। तो वहाँ पे P2 क्या होगा, P1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि बी वाले का जो दाब है वो ए वाले से अधिक हो जाएगा, और जो बी वाला सोल्यूशन है उसके विलायक क्या है ए में आना स्टार्ट कर देंगे और ए का तल क्या है ऊंचा होता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर हम लोग जो बाहर से दाब डाल रहे हैं केवल इतना ही डालें कि आपकी जो क्रिया है प्रसरण की वो रुक जाए, न ए के विलायक बी में जाए न बी के विलायक ए में आए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रसरण दाब। यानी प्रसरण दाब के लिए आपके पास फार्मूला भी हो जाएगा सिंपल सा, प्रसरण दाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाह्य दाब के बराबर। वह आवश्यक दाब जो प्रसरण क्रिया को रोक दे उसको बोलते हैं प्रसरण दाब। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे अगर दोनों विलायकों का दाब हमें मालूम है, आपका तनु जो विलयन है उसका, जो शांत विलयन है उसका, तो प्रसरण दाब क्या होगा, दोनों के जो वाष्प दाबों के अंतर के बराबर होता है, दोनों के वाष्प दाबों के अंतर के बराबर होता है प्रसरण दाब। ठीक है दोस्तों, तो और आपका जो आपने जो रिवर्स ऑस्मोसिस था उसके बारे में भी देखा किस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध जल से क्या है शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। समुद्री जल खारा जल जो होता है उसको हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा क्या उसको पी सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पीने के पानी की किल्लत है, तो वहाँ पे समुद्री जल को इसी रिवर्स ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा, प्रति प्रसरण क्रिया द्वारा वहाँ से क्या है खारे जल को शुद्ध जल में बदला जाता है। ठीक दोस्तों, और पीने योग्य पानी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं प्रसरण के प्रकार की बात करें हम लोग, तो प्रसरण का प्रकार क्या है। प्रसरण जो है दो प्रकार से होता है, एक आपका अंतः प्रसरण, एक होता है बाह्य प्रसरण। अगर हमारा जो है ये कोई सब्सटेंस है, इसमें आपके विलायक के कण इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे किशमिश को आपने पानी में भिगोया तो किशमिश क्या होती है फूलती है, तो किशमिश के अंदर क्या है आपका
वाटर के मॉलिक्यूल्स जो विलायक है उस क्या करते हैं उसमें एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसमें आपके अंदर जा रहे हैं, जो विलायक के कण क्या है किसी वस्तु के अंदर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंतःप्रासरण। लेकिन अगर उसी में से हम लोग के अगर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहे हो, मॉलिक्यूल्स क्या है अंदर से बाहर, परासरण की क्रिया क्या है किसी वस्तु के अंदर से बाहर की तरफ हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, बाह्य परासरण, बाह्य परासरण बोलते हैं दोस्तों। तो बाह्य परासरण में वस्तु का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये वस्तु क्या होगी, ये छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी वस्तु। इसमें क्या होगी, वस्तु क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, इसका शेप क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, उससे फूल जाएगी वो। ठीक है, तो अंतः परासरण और बाह्य परासरण, अगर परासरण की क्रिया ठीक है अंदर की तरफ हो रही है, किसी वस्तु के अंदर की तरफ हो रही है तो अंतः परासरण, अगर बाहर की तरफ हो रही है तो बाह्य परासरण बोलेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको और डिटेल करेंगे हम लोग। और पारगम झिल्ली और परासरण दाब के कुछ नियम हैं, उन नियम को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए टॉपिक्स के साथ, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इसके और जो आणविक प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।